किसानों के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई भारतीय बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन बन रही है एक महत्वपूर्ण पहल। मिशन के तहत विभिन्न बागवानी फसलों जैसे फलों, फूलों, सब्जियों और मसालों की उपज को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण किया जाता है प्रदान। गाजर घास एक बहुत ही हानिकारक खरपतवार। गाजर घास इंसानों के साथ ही पशुओं के लिए भी है हानिकारक। इससे होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के समन्वय में गाजर घास जागरूकता सप्ताह 16 से 22 अगस्त को किया गया है आयोजित। आज सुबह झमाझम बारिश ने दिल्ली समेत एनसीआर को भिगोया। जम्मू और तेलंगाना समेत बाकी कुछ राज्यों में भी हुई तेज बारिश। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। एक निजी चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती के लिए मिशन प्रारंभ करेंगे। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे देश में रासायनिक खेती की जगह अब किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। और भारतीय बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन के तहत विभिन्न बागवानी फसलों जैसे फलों, फूलों, सब्जियों और मसालों की उपज को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय सृजन में सहायता करना, बागवानी विकास के लिए चल रहे अनेक योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में सहक्रियाशील रूप में सहयोगी बनाना तथा इन्हें दूसरे की ओर अभिमुख होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मकसद भारत में बागवानी क्षेत्र का विकास करना और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस मिशन के तहत इन उद्देश्यों को भी हासिल किया जाता है। पोषण सुरक्षा में सुधार करना, किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना, बागवानी विकास के लिए चल रहे कार्यक्रमों को आपस में जोड़ना और उन्हें एक दूसरे से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, पारंपरिक फसलों के साथ साथ बागानों, अंगूर के बागानों, फूलों, सब्जी के बगीचों और बांस के बागानों में विविधीकरण करना, किसानों को उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाना, शीघ्र खराब होने वाली फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, खेती उत्पादन, कटाई, प्रबंधन और प्रोसेसिंग के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की तकनीकों को बढ़ावा देना, फसलों के बाद प्रबंधन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। भारत सरकार ने साल 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत NHM की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भारत सरकार 85% योगदान देती है और राज्य सरकारें 15% योगदान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज़। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी आज झमाझम बरसात के बाद मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी तेज बरसात के बाद हुए जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। श्रीनगर में भी आज सुबह बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यहां आगे भी बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं गाजर घास की। गाजर घास एक बहुत ही हानिकारक खरपतवार है। गाजर घास इंसानों के साथ ही पशुओं के लिए भी हानिकारक है। गाजर घास से पशुओं और इंसानों को कई रोग हो सकते हैं, जिसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के समन्वय में गाजर घास जागरूकता सप्ताह 16 से 22 अगस्त 2024 के दौरान पूरे देश में 19वें गाजर घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गाजर घास को खत्म करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
किसानों को अब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गाजर घास के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दरअसल गाजर घास यानी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे आमतौर पर सफेद टोपी, आषाढ़ी, गजरी या चटक चांदनी आदि नामों से जाना जाता है, एक विदेशी आक्रामक खरपतवार है। भारत में पहली बार 1950 के दशक में दृष्टिगोचर होने के बाद ये विदेशी खरपतवार रेलवे ट्रैक्स, सड़कों के किनारे, बंजर भूमि, उद्यान आदि सहित लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर फसलीय और गैर फसलीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। ये मुख्यतः बीजों से फैलता है। ये एक विपुल बीज उत्पादक है और उसमें लगभग 5,000 से 25,000 बीज प्रति पौधा पैदा करने की क्षमता होती है। बीज अपने कम वजन के कारण हवा, पानी और मानवीय गतिविधियों द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। गाजर घास न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं के लिए भी हानिकारक है। इसलिए गाजर घास को सबसे अधिक खतरनाक खरपतवारों में गिना जाता है, क्योंकि ये मनुष्यों और पशुओं में त्वचा रोग यानी डर्मेटाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। इसके सेवन से पशुओं में अत्यधिक लार और दस्त के साथ मुंह में छाले हो जाते हैं। स्वादहीन होने के कारण इसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में नहीं किया जा सकता है। साथ ही घास के मैदानों, चरागाहों और वन क्षेत्रों में इसके फैलने से चारे की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसानों को अब इससे बचाव के उपायों के विषय में बताया जा रहा है। गाजर घास एक जनमानस की समस्या है। इसके लिए इसे नियंत्रित करने के लिए किसानों, नगर पालिकाओं, कॉलोनी वासियों और गैर सरकारी संगठनों तथा स्कूली बच्चों आदि सहित समाज के सभी वर्गों के द्वारा सामुदायिक पहल की जरूरत है, ताकि वे अपने आसपास को गाजर घास से मुक्त रख सके। गाजर घास के दुष्प्रभाव और इसके प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बैठकें, प्रशिक्षण, प्रदर्शन आदि आयोजित करें। फूल आने से पहले इस खरपतवार को उखाड़कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बना लें। गाजर घास को विस्थापित करने के लिए चकोडा या पंवार, गेंदा जैसे स्वास्थायी प्रतिस्पर्धी पौधों की प्रजातियों के बीज का छिड़काव करें। गाजर घास के संपूर्ण वनस्पति नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट जैसे शाकनाशी का छिड़काव करें और मिश्रित वनस्पति में पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए मेट्रीब्यूजन का छिड़काव उसमें फूल आने से पहले करें, ताकि घास कुल के पौधों को बचाया जा सके। फसलों को गाजर घास से बचाने के लिए विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। जुलाई-अगस्त के दौरान गाजर घास संक्रमित क्षेत्रों में जैविक कीट जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का प्रयोग फसलों को इससे होने वाले नुकसान तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई बीज नीति लागू करने की योजना बनाई है। इस नीति के तहत किसानों को उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी का बीज मिलेगा और बीज उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार सरकार इस साल नई बीज नीति लागू करने जा रही है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा, उत्पादन भी बेहतर होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग नई बीज नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसे 1 माह के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नई नीति में किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीज उत्पादन के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। सरकारी और निजी बीज कंपनियों को कृषि विभाग की ओर से आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शर्त के साथ बीज उत्पादक के लिए कृषि विभाग माध्यम बनेगा। बीज उत्पादन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सहित ICAR की मदद ली जाएगी। योजना के अंतर्गत गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन पर अधिक जोर रहेगा। इसके साथ ही संकर, धान, मक्का बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। किसानों को आलू बीज उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। मसूर, अरहर, मूंग, चना, मटर बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
तिलहनी फसलों में सरसों, तीसी और सूरजमुखी बीज उत्पादन पर अधिक जोर रहेगा। आगामी रबी मौसम में निजी उत्पादक कंपनियों के साथ मिलकर किसानों के सहयोग से संकर बीज उत्पादन का लक्ष्य है। अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बीज। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली 109 नई किस्में बीजों की तैयारी की गई। कल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। ये फसलें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग अलग है, अलग क्षेत्र के लिए अलग किस्म। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में विभिन्न फसलों के लिए लगभग 15 लाख क्विंटल बीज की जरूरत है, लेकिन राज्य में लगभग 3 से 4 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होता है। किसानों को आवश्यक बीज दूसरे राज्यों से मंगवाना पड़ता है। निजी बीज कंपनियां महंगी दरों पर किसानों को बीज उपलब्ध कराती हैं। कई बार बढ़ी हुई कीमत पर भी बीज लेने के बाद किसानों को बहुत खराब बीज मिलता है, जिसके चलते उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार की इस योजना से न केवल किसानों को कम दाम में बेहतर बीज उपलब्ध होंगे, बल्कि किसानों की फसल में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 17 अगस्त को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 3,500 रुपए का भारी उछाल आया और भाव हो गया 12,500 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी सेब की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 17 अगस्त को इसका भाव रहा 14,600 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 50 रुपए की तेजी के बाद 14,650 रुपए हो गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सोमवार को सेब का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 19 अगस्त को इसका भाव 1,000 रुपए टूटकर 9,000 रुपए से 8,000 रुपए पर आ गया। साथ ही केरल की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 19 अगस्त को सेब 12,550 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में सोमवार को सेब की खरीद 8,900 रुपए पर हुई। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव था 2,100 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 22 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,078 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की लिंक सुगूर मंडी में 17 अगस्त को धान के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। 19 अगस्त को यहां इसका भाव 292 रुपए बढ़कर 3,292 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में 19 अगस्त को धान का भाव 10 रुपए चढ़कर 2,200 रुपए से 2,210 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में सोमवार को धान का भाव 2,350 रुपए रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में 19 अगस्त को धान का कारोबार 2,200 रुपए पर हुआ। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है।
बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में चावल की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ चावल की बुआई 331 लाख 78 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ चावल की बुआई 318 लाख 16 हजार हेक्टेयर में हुई थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय हल्की बारिश की उम्मीद है। ऐसे में यहां के किसान फसलों में सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव न करें। पश्चिमी पंजाब के किसान इस मौसम में नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची, लोकाट और चीकू जैसे सदाबहार फलों के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में इस समय अगेती फूल गोभी की रोपाई की जा सकती है। इसके अलावा यहां बागों और सब्जियों के अलावा गन्ना और मक्के के खेतों में पानी जमा न होने दें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में मक्के को कीटों से बचाएं। वहीं मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय भिंडी और लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम कर लें। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में ही इस समय धान के खेतों में पानी जमा न होने दें और खेतों में पानी पूरी तरह से सूख जाने के 2 दिन बाद सिंचाई करें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में दरारें न पड़ें। यहीं मक्का के खेतों में पानी न रुकने दें। पूर्वी हरियाणा में मौसम साफ होने पर कपास, अरहर में सिंचाई और रासायनिक छिड़काव करें। यहीं इस समय कपास में थ्रिप्स और सफेद मक्खी कीटों की नियमित निगरानी करते रहे। इसके अलावा यहां धान को कीटों से बचाएं। वहीं पश्चिमी हरियाणा में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए कपास की फसल में सिंचाई न करें। इसके साथ ही यहां इस समय वातावरण में नमी ज्यादा होने से फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की नियमित निगरानी करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें।
ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया। अनवर बिन इब्राहिम ने आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मुलाकात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड का दौरा कर रहा है। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भी बातचीत होगी। पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने आज उपराष्ट्रपति इनक्लेव में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कोलकाता रेप मर्डर केस का खुद ही संज्ञान लेने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच में सुनवाई हुई। सीजेआई बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस पर सख्त नाराज नजर आए। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस कोलकाता रेप मर्डर केस के सिलसिले में देर रात दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले पर डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मेडिकल अस्पतालों में सुरक्षा 25% बढ़ाने का निर्देश दिया है। लड़कियों को सेक्स की इच्छा पर नियंत्रण रखने की नसीहत देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के लिए दोषी को निचली अदालत से मिली 20 साल की सजा बरकरार रखी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत दलित नर्स के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी डॉक्टर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक घोषणापत्र समिति का गठन किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने नेता को नमन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारामूला में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 रही। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।